आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। लिमिट्स टू एकोमोडेशन इसका टाइटल है। फाइनेंशियल आर्टिकल है। आपको ऐसे आर्टिकल परेशान करते हैं, समझ में भी नहीं आते और बोरिंग भी होते हैं, लेकिन इनको पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जो पढ़ो उसको दिमाग में कहानी की तरह बिठाने की कोशिश करो। बस इसी कोशिश के साथ इसको अपने पढ़ेंगे। साथ में आपका ध्यान खींचूंगा ग्रामर और वोकैब की तरफ। स्पेशल जो है आपका फोकस रहेगा। सारी ग्रामर सारी वोकैबलरी यू विल अप्लाई दैट नॉलेज इन दिस क्विज। पहले सारा सेशन में सीखो और फिर 5 में से 5 नंबर इस क्विज में लेकर के आओ। कल वाला जो क्विज था उसका सोल्यूशन आज करवाऊंगा। अब अपने रोज़ क्विज को सोल्यूशन किया करेंगे नेक्स्ट डे वाली क्लास में। ठीक है, शुरू कर ले क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा लिमिट्स टू एकोमोडेशन। देखिए हिंदी में कहावत होती है, हर चीज़ की सीमा होती है। देयर इज़ लिमिट टू एवरीथिंग। बस यहाँ पे इंग्लिश में भी वही बात लिखी हुई है। कह रहा है एकोमोडेशन की, एडजस्टमेंट की भी एक लिमिट है, एक सीमा है। हमारा सेंट्रल बैंक अब और एडजस्ट नहीं कर पाएगा, महंगाई से अब उसको लड़ना ही पड़ेगा। समझ गए? अब देखो इस एकोमोडेशन नाम के वर्ड को, मैंने आपको इसका मीनिंग बताया एडजस्टमेंट। इसके 2 मीनिंग होते हैं इस नाउन के। पहला मीनिंग होता है आपकी लिविंग अरेंजमेंट, रहने की व्यवस्था। जैसे आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, कंपनी ने आपको टूर पे भेजा, वहाँ पे आपके होटल का टैरिफ जो है, होटल का जो पैसा है वो कंपनी ने आपको दे दिया। देन कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉर योर एकोमोडेशन। अगर खाने का दिया तो फूड का पैसा भी आपको दे दिया। समझ गए ना? रहने की व्यवस्था कहलाती है एकोमोडेशन। दूसरा एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द सेंट्रल बैंक फॉर अ लिटिल एकोमोडेशन इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार ने रिक्वेस्ट की है, सेंट्रल बैंक को आस्क किया है कि थोड़ा एडजस्ट करो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, थोड़ा सा इसको नरम बनाओ। समझ गए? तो इंग्लिश में एक वर्ड एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है। यहाँ पे एकोमोडेशन का मतलब है एडजस्टमेंट सेंट्रल बैंक के लिए। अब आगे वही कह रहा है ऑन आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी। बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की। अब डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। कह रहा है आरबीआईज फेलियर टू रेन इन इन्फ्लेशन विल हर्ट सेवर्स एंड रिस्क डीरेलिंग अ कंजम्पशन लैंड रिवाइवल। कह रहा है आरबीआई का जो फेलियर है ना, जो नाकामयाबी है। अच्छा किस चीज़ की भाई? रेन इन करने की, कंट्रोल में लाने की। अच्छा किस चीज़ को? इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई को। कह रहा है आरबीआई की जो ये नाकामयाबी है ना इस तरह की, कह रहा है ये हर्ट करेगी, चोट मारेगी, नुकसान पहुँचाएगी। एक तो सेवर्स को, सेवर्स का मतलब होता है जो लोग सेविंग करते हैं, जो पैसा रखते हैं बैंक में। तो कह रहा है आरबीआई का फेलियर जो है लोगों के पैसे वाले बैंक में रखे हुए पैसे को हर्ट करेगा, लोगों को ही नुकसान पहुंचाएगा। कह रहा है और दूसरा ये जो फेलियर है ना, ये रिस्क भी करेगा, जोखिम भी पैदा करेगा, डिरेल करने का, पटरी से उतारने का, एक ऐसे रिवाइवल को, एक ऐसी रिकवरी को जो कंजम्पशन लैंड है, जिसको कंजम्पशन लीड कर रहा है। लोग अब कंज्यूम कर रहे हैं, पैसा खर्चना शुरू हो गए हैं, इसीलिए अर्थव्यवस्था अपने पाँवों पे खड़ी हो रही है, रिवाइव हो रही है। लेकिन आरबीआई अगर इन्फ्लेशन को रोक नहीं पाया ना, तो ये रिवाइवल भी पटरी से उतरेगा, डिरेल होगा। समझ गए ना? तो आरबीआई 2 काम करने वाला है यहाँ पे। सब्जेक्ट है आपका आरबीआई फेलियर। इसका फेलियर पहला काम करेगा विल हर्ट, लोगों को नुकसान पहुंचाने का। दूसरा ये फेलियर काम करेगा रिस्क करने का, जोखिम को खड़ा करने का। रिस्क एक नाउन भी है, रिस्क एक वर्ब भी है। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है आरबीआई फेलियर के लिए। यहाँ पे विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, विल हर्ट एंड विल रिस्क है ना, इसलिए विल रिस्क लिखा हुआ है। नहीं तो अगर अकेला होता तो यहाँ पे एस लगा होता, फेलियर के बाद में एस को लगाना पड़ता, सिंगुलर वर्ब। अच्छा रेन इन का मतलब किसी को कंट्रोल करना, कर्ब करना, कंटेन करना, किसी को नियंत्रण में लाना। इस पे गलती ये होती है REIGN, ये एक फ्रेजल वर्ब कुछ लोग बना करके आ जाते हैं, या बनी हुई होती है तो पहचान नहीं पाते। ये रेन अलग वर्ड है। रेन का मतलब होता है साम्राज्य। ऐसी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है रेन इन नाम की। ये रेन होता है साम्राज्य, जिसमें जी लगा हुआ है ना। आपका राजपाट साम्राज्य कहलाता है रेन, आपकी हुकूमत। ये जो रेन है ना, इसका इस रेन इन से कन्फ्यूजन मत कर लेना, इसमें जी नहीं आता। इसका मतलब होता है किसी को लगाम लगाना। ठीक है, रेन इन करना, कंट्रोल करना। डिरेल करना मतलब रेल की पटरी से उतारना, बिल्कुल वैसा ही बनाए वर्ड। टू थ्रो समवन और ऑफ द ट्रैक है ना, किसी को पटरी से उतार देना, अपसेट कर देना, किसी का सारा जो है ढर्रा चेंज कर देना। रिवाइवल, रिबाउंड, रिवाइटलाइजेशन, रेस्टोरेशन, रिससिटेशन है ना, बहुत सारे इसके सिनोनिम है। रिकवरी को रिवाइवल बोलते हैं। चलिए अब ये ग्रीन और पिंक कलर में सब्जेक्ट वर्ब जो मैंने आपको यहाँ दिखाए ना, ऐसे ही आपको हर सेंटेंस में मिलते रहेंगे। इसको आपको फॉलो करना है अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी करना चाहते हो। अब फटाफट आगे बढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ वोकैबुलरी इस आर्टिकल की, ताकि आप पहले ही सीख लें सारे वर्ड्स जो अभी यूज़ होने वाले हैं। उससे पहले मैं ऐड करूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com।
इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं, डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, कोड लगाएं YT10। चलिए अपनी वोकैबुलरी शीट है, पुराने और नए सभी वर्ड्स इसमें मिलेंगे। ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, यहाँ पे आपको सुबह में नोटिफिकेशन मिल जाता है कौन सी वीडियो में कौन सा एडिटोरियल शाम में करवाऊंगा। साथ में ये वोकैब शीट का लिंक भी मिल जाता है हर रोज़, ठीक है। पुराने वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई, ये इटर्नल वर्ड फिर आ गया आज। डिलेमा एक पुराना वर्ड है। पॉजिट ये भी एक बहुत पुराना वर्ड है, हम कर चुके हैं। फिर एक वर्ड है प्रोग्नोसिस और कैवियाट। तो ये 4-5 पुराने वर्ड्स हैं और 2 वर्ड्स आए हैं नए, इम्पेंडिंग और एंकर। फटाफट सबको रिवाइज कर लें पहले पुराने वालों को। थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं। भाई इटर्नल तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, कभी ना ख़त्म होने वाला कहलाता है इटर्नल। आज इसका एक सिनोनिम आएगा प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है ना। इटर्नल, नेवर एंडिंग, प्रोलॉन्ग्ड, एंडलेस, सस्टेन, परपेचुअल, अबाइडिंग, पेरिनियल, क्रोनिक, लंबे वक्त तक चलने वाली चीज़ों के सब ये सिनोनिम है, ठीक है। एक वर्ड है हमारे पास डिलेमा, इसको हिंदी में बोलते हैं धर्म संकट, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक द नेशन वॉज इन अ डिलेमा ओवर द नेसेसिटी ऑफ लॉकडाउन्स। सेकेंड वेव की शुरुआत के वक्त पूरा देश एक डिलेमा में था, धर्म संकट में था, ज़रूरत पे लॉकडाउन्स की। सरकार को अगर लगता था नहीं लगाए तो लोग मरेंगे, लगा दिया तो लोग भूख से मरेंगे, तो क्या लॉकडाउन को लगाएं या ना लगाएं, है ना। धर्म संकट था, डिलेमा था। तो डिलेमा को अपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड से जानते हैं और भी अपने पास, जैसे बाइंड है, क्वांडरी है, प्रेडिकामेंट है, हॉब्सन चॉइस है, ये सब के सब धर्म संकट को बताने वाले वर्ड्स हैं। हॉब्सन चॉइस एक ईडियम होती है, धर्म संकट को बताती है। पॉजिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना या किसी चीज़ को सबके सामने रखना। पॉजिट वर्ब के 2 मीनिंग है, या तो आप कुछ अज्यूम कर लो या किसी चीज़ को सबके सामने रखो। जैसे मोस्ट रिलीजन्स पॉजिट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड डेविल। ज़्यादातर रिलीजन्स जो हैं भगवान और शैतान के एग्जिस्टेंस को क्या पॉजिट करते हैं, अज्यूम करते हैं। उन्होंने मान रखा है एक भगवान होता है एक शैतान होता है ना, ज़्यादातर रिलीजन्स में ऐसा होता है। ये तो हो गया अज्यूम वाला मीनिंग। फिर वैसे ही मैनी साइंटिस्ट हैव पॉजिटेड द लैब लीक थ्योरी ऑफ कोविड-19 वायरस फ्रॉम अ वुहान लैब। बहुत सारे साइंटिस्ट ने पॉजिट किया है, प्रेजेंट किया है, सबके सामने रखा है लैब लीक थ्योरी को कोविड-19 की वुहान की एक लैब से। तो उन्होंने इस थ्योरी को सबके सामने रखा है, अज्यूम नहीं किया, प्रेजेंट किया है। तो इसके लिए भी पॉजिट नाम के वर्ड को यूज़ करें। आज आप इसका सेकंड वाला मीनिंग देखोगे, प्रेजेंट करने वाला, इसको पोस्टुलेट, सपोज, अज्यूम, पुट फॉरवर्ड, ये सब इसके सिनोनिम है। चलिए एक और वर्ड है पुराना, प्रोग्नोसिस। ये बना है प्री प्लस में डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस का मतलब होता है टेस्ट करना, प्री डायग्नोसिस मतलब बीमारी होने से पहले ही टेस्ट करना, भविष्यवाणी करना, प्रोजेक्शन देना किसी चीज़ की। ये देखो ये हो सकता है आपको आने वाले टाइम में, समझ गए ना। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है टेस्ट करना, बीमारी होने से पहले शरीर में चेक करना कि आपके कहीं बीमारी होगी तो नहीं। अगर रियल लाइफ में प्रोग्नोसिस कर रहे हो किसी चीज़ का तो आप भविष्यवाणी कर रहे हो, प्रेडिक्शन कर रहे हो। तो ये प्रोग्नोसिस नाम का वर्ड भी आज आप देखोगे, इसको एस्टिमेशन, प्रोजेक्शन या प्रेडिक्शन भी बोलते हैं। चलिए एक और वर्ड है हमारे पास कैवियाट। कैवियाट का मतलब होता है स्पेशल कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन। जैसे द मैन सोल्ड चीप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स विद ए कैवियाट ऑफ नो वारंटी। ये आदमी जो था बड़े ही सस्ते सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को बेचता था, लेकिन उसकी एक कैवियाट थी, एक रिस्ट्रिक्शन थी, एक स्पेशल कंडीशन थी, ना कोई वारंटी होगी, नो वारंटी। दुकान से ले गए, फिर माल आपका वापस मत लाना, है ना। सस्ता है, सेकंड हैंड है, ले जाओ, लेकिन दुकान से उतरने के बाद वापस नहीं लूँगा, कोई वारंटी नहीं है। समझ गए। तो कैवियाट नाम के वर्ड को, इस सारी स्पेशल कंडीशन वाले वर्ड को भी आज आप देखेंगे। अब 2 नए वर्ड्स हैं, इम्पेंडिंग। आई थिंक ये भी पुराना ही है ना, इम्पेंडिंग भी कर चुके हैं। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो चीज़ सर पे मंडरा रही हो, अभी होने वाली हो आज या कल में। द लीडर्स ऑफ द 2 कंट्री हेल्ड पार्लेस टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने रखा पार्लेस को। पार्लेस का मतलब होता है बातचीत। दोनों ने बातचीत या डिस्कशन को हेल्ड किया ताकि बच सकें, अवॉइड कर सकें एक सर पे मंडराते हुए युद्ध से, झगड़े से, है ना। तो उनको लग रहा था अगर बात नहीं की तो लड़ाई तो होने वाली है, तो इससे अच्छा बात कर लो, शायद लड़ाई टल जाए। तो लूमिंग, फोर्थ कमिंग, इमिनेंट बोलते हैं इम्पेंडिंग को। आज इमिनेंट नाम के वर्ड को आर्टिकल में आप देखोगे। लास्ट वर्ड है अपने पास एंकर। ये एक वर्ब भी एक नाउन भी है। इसको मैं इस पिक्चर से दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा।
अक्सर जहाज़ को जब बहुत किसी तूफ़ान वूफ़ान का जो खतरा होता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये एक एंकर नाम का एक लोहे का होता है ना, इसकी शिप में रखा होता है जहाज़ में, इसको पानी में डाल देते हैं। ये बहुत भारी होता है, बहुत भारी। ये शिप में जाकर के पानी में क्या करता है, पानी में जो एक जगह फिक्स हो जाता है। फिर ये हिला नहीं पाते हो आप, क्योंकि पानी में बहुत नीचे है ना, इसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से पूरा जहाज़ जो है फिक्स रहता है, तूफ़ान जो है थम जाता है, फिर इसके बाद इसको फिर खींच लेते हैं। एंकर को वही जो है ना, इसका रियल लाइफ मीनिंग है किसी चीज़ को फिक्स्ड या फॉर्म रखना। समझ गए ना, जैसे जहाज़ का एंकर इस काम को करता है। शी एंकर्ड हर होप ऑन हर फ्रेंड्स हेल्प। उसने जमाए रखा अपनी आशाओं को अपने दोस्तों की मदद पे। दोस्तों की मदद पे ही उसकी आशाएं जमी हुई थी, फिक्स थी, जो फॉर्म थी। इसको स्टेबलाइज करना भी बोलते हैं एंकर को। नाउन भी होता है एंकर और वर्ब भी होता है एंकर। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है सपोर्ट, वर्ब फॉर्म में मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी चीज़ को फिक्स रखना। चलिए एक समरी मैं आपको दे दूं, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम सभी जानते हैं, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को बनाना। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इससे डिसाइड होता है देश में कितनी महंगाई रहेगी। पिछले 1.5 सालों से, कोरोना के बाद से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई हुई है कि देश में महंगाई बढ़ती ही जाए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? देखो, इसका रीज़न ये है कि महंगाई को बढ़ने से अगर रोका, बैंक ने ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई कि महंगाई कम हो, तो देश का आर्थिक विकास की दर भी कम हो जाएगी, ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगी। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है ग्रोथ रेट के चक्कर में बहुत महंगाई को बढ़ा लिया, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि और आपने महंगाई को बढ़ने दिया तो ग्रोथ रेट जो आपने मेंटेन की हुई है ना, वो भी पटरी से उतर जाएगी। अब आगे जो है वन वे स्ट्रीट है, महंगाई को बढ़ने से रोक लो, जो थोड़ा बहुत विकास हुआ था वो भी सब पानी में चला जाएगा। बस आज का यही आर्टिकल है। आरबीआई के अंदर से भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को चेंज किया जाए, इसी चीज़ को आपको बता रहा है। फाइनेंशियल आर्टिकल है, एनालाइजिंग टोन में एनालाइज करके बता रहा है क्या होगा आरबीआई अगर नाकामयाब रहा, फेलियर उसका रहा तो। समझ गए? शुरू कर लें आर्टिकल को। अच्छा, अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, योर इंग्लिश ट्यूटर, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कमेंट में लिंक भी डाल रहा हूँ। ऐप को बनाने का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कोर्सेज को अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल करवाना। राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बेसिक से एडवांस का, 25% हो भी चुका है, 100 घंटे का कोर्स है ना। इस कोर्स में आपको लिखना सिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से, कैसे आपको पेन पकड़ना है और एडवांस लेवल तक जाना है, यूपीएससी, बैंक्स, एसएससी, आईलेट्स के लेवल तक पहुँचना है। इस कोर्स की कीमत है 699, लेकिन अभी 9 नाइट्स नाम का कोड चल रहा है नवरात्रि के मौके पर, 475 रुपये में आपको मिल रहा है नवरात्रि तक। इसकी कीमतें बढ़ेंगी, अभी जीएसटी इंक्लूड होगा। अगर लेने ही वाले हो तो कीमत बढ़ने से पहले ले लेना, जीएसटी बाद में आपको देना पड़ेगा, अभी मैं दे रहा हूँ अपनी जेब से। इसी तरीके से आपको एसएससी बैंक से कोर्स भी मिल रहे हैं 50-50 रुपये में, 100-100 रुपये में। सारी तैयारी करवा रहा हूँ, कैसे पेपर्स को सॉल्व करना है। ज़रूर फ़ायदा उठाना ऐप के ऊपर सभी कोर्सेज़ का। अच्छा, ये आपका एक नंबर दे रहा हूँ मैं, व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई परेशानी होती है ऐप रिलेटेड तो इस परेशानी को आप इस नंबर पर बता सकते हो व्हाट्सअप करके। चलिए, कह रहा है द आरबीआई's latest monetary policy statement and accompanying actions reflect the dilemma confronting monetary authorities। कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी संस्था है तो द लगाया हुआ आगे। कह रहा है द आरबीआई, जो आरबीआई का सबसे नया मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट है ना, मॉनेटरी पॉलिसी समझ गए ना, ऊपर अभी आपको मैंने बताया वो पॉलिसी जो महंगाई की दर को डिसाइड करती है। कह रहा है आरबीआई की जो इस पॉलिसी की अभी भी स्टेटमेंट आई है इस क्वार्टर की, कह रहा है और उसके साथ में अकॉम्पनी करने वाले जो एक्शंस हैं, पहले तो स्टेटमेंट की, फिर बाद में जो हरकतें की, कह रहा है ये दोनों चीज़ें जो है ना आरबीआई की, ये रिफ्लेक्ट करती हैं, हमें दिखाती हैं, शो करती हैं उस डिलेमा को, उस धर्म संकट को, उस मझधार को जो कन्फ्रंट कर रहा है, जो फेस किया जा रहा है मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली सरकारी बाबू और अफसरों के द्वारा। समझ गए? तो अभी भी जो स्टेटमेंट आई है और उसके बाद में जो हरकतें हुई हैं उसको देख करके लगता है कि स्टेटमेंट कुछ हो रहा है, हरकत कुछ हो रहा है। सारे के सारे सरकारी अफसर जो आरबीआई में बैठे हैं वो एक धर्म संकट में फंसे हुए हैं, महंगाई को बढ़ने से रोकें या महंगाई को आगे बढ़ने दें। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और एक्शंस की वर्ब है रिफ्लेक्ट, एंड कंजंक्शन से आपके सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, पीछे एस नहीं आ रहा। डिलेमा, क्वांड्री, ऑप्शन चॉइस, प्रेडिकामेंट, बाइंड, सब के सब बताते हैं आपके धर्म संकट को। ये वो डिलेमा है जो कन्फ्रंट कर रही है। कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना। डिलेमा के लिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन के आई है। डिलेमा के बारे में और ज़्यादा आपको बता रहा है। बढ़े आगे, कह रहा है वाइल द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वोटेड यूनानिमसली टू कीप बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू सपोर्ट ग्रोथ एज द इकोनॉमी रिकवर्स, वन ऑफ द 6 members on the MPC demurred yet again and voted against continuing with an accommodative stance for as long as necessary।
अब बता रहे इसकी पॉलिसी और एक्शंस में फ़र्क क्या आया, कैसे पता लगा हमें दोनों में फ़र्क है कथनी और करनी में। कह रहे जहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसने वोट दिया यूनानिमसली मतलब एक मत हो करके, सब ने मिल करके। कह रहा है जहाँ पे कमेटी ने वोट दिया मिल करके कि कीप किया जाए, रखा जाए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड। सीआरआर है, एसएलआरआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सभी रिवर्स सारी की सारी रेपो रेट्स को, रिवर्स रेपो और बैंक रेट को चेंज ना किया जाए, ऐसा उन्होंने वोट किया। अच्छा, ऐसा वोट क्यों किया इन्होंने? एक हिस्से के तौर पे आरबीआई के इस एफर्ट के, उस कोशिश के जो है सपोर्ट करने का ग्रोथ को। मैंने आपको बताया ना, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। कह रहा है जहाँ पे ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पूरी कमेटी ने मिल करके इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा। कह रहा है और कब हुआ काम? जैसे जैसे इकॉनमी रिकवर करती है हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। कह रहा है जहाँ पे ऐसा हुआ है, जहाँ पे ऐसी वोटिंग हुई है, वहीं पे हुआ क्या, 6 में से एक मेंबर है ना, 1 ऑफ द 6 मेंबर्स, और कहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, इसने फिर एक बार डिमर कर दिया। डिमर करने का मतलब होता है अग्री करना, किसी चीज़ पे एक्सेप्शन लेना, फिर एक बार येट अगेन, और इन्होंने वोट अगेंस्ट कर दिया, खिलाफ में वोट कर दिया, कंटिन्यू विद करने के, जारी रखने के एक अकोमोडेटिव स्टैंस को, एक ऐसी पोजीशन को जो एडजस्टमेंट वाली है, और कब तक, एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जब तक ज़रूरत है तब तक। समझ गए मेरी बात को? तो पूरा आरबीआई का वैसे अगर आप देखो तो मेजोरिटी वोट यही पड़े हैं कि इन्फ्लेशन को बढ़ने दिया जाए, है ना, ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए, थोड़ी महंगाई लोग झेल लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कोरोना की गिरफ्त से बाहर निकलें। लेकिन 6 में से एक मेंबर जो है उसने दूसरी बार फिर से वोट किया इसी चीज़ के अगेंस्ट में। उसने बोला है कि मैं नहीं मानता कि आपका जो स्टैंस है वो ठीक है, गलत है, मेरे हिसाब से अभी स्टैंस को आपको चेंज करके इन्फ्लेशन को अभी के अभी रोकना चाहिए। समझ गए ना? तो ऐसे इसमें फूट पड़ रही है। कमेटी की वर्ब है वोटेड, इस 1 ऑफ द 6 मेंबर्स की वर्ब है डिमर। डिमर का मतलब होता है हेजिटेट करना है, डिसएग्री करना, किसी चीज़ के खिलाफ हो जाना, है ना। इसकी दूसरी वर्ब है वोटेड, इसने डिमर भी किया और वोट भी किया। कंटिन्यू विद करना मतलब जारी रखना। यहाँ पे स्टांस एक नाउन है, कोई वर्ब नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही जो है वर्ब वाला कलर दे दिया था। आगे बढ़े। स्टांस मतलब पोजीशन, अकोमोडेटिव मतलब जो अकोमोडेट करे, एडजस्ट करे। अब देखो इस बंदे का नाम बताएगा, कहानी की तरह समझो, है ना। अब इस बंदे की कहानी बताएगा, इसकी हिस्ट्री बनाएगा। करे प्रोफेसर जयंत वर्मा had at last meeting in August flagged the risks that prolonged monetary accommodation posed to the inflation outlook by stimulating asset price inflation, even as he posited that its impact in mitigating the distress in the economy was arguably far more marginal. कह रहा है प्रोफेसर जयंत वर्मा है, अब ये इसी आदमी की बात कर रहा है। कह रहा है इन्होंने पिछली मीटिंग में अगस्त वाली में फ्लैग किया था। फ्लैग करना मतलब सबके सामने रखना किसी चीज़ को, और वो ख़राब चीज़ होनी चाहिए। फ्लैग आप करते हो तो किसी गलत चीज़ की तरफ इशारा करते हो। तो प्रोफेसर साहब ने पिछली अगस्त वाली मीटिंग में भी इशारा कर चुके थे, सभी कमियां बता चुके थे, और किनकी, उन रिस्कों की, उन जोखिमों की, जो कि एक लंबी बढ़ी हुई प्रोलॉन्ग जो है मॉनेटरी अकोमोडेशन जो है ना, मॉनेटरी पॉलिसी में जो एडजस्टमेंट है, खड़ा करती है, पोज करती है इन्फ्लेशन के आउटलुक को, महंगाई की आगे के जो है रुझान को। और कैसे? स्टिमुलेट करके एसेट प्राइस इन्फ्लेशन को। अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी यही कर रही है, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन को स्टिमुलेट कर रही है। घरों के एसेट्स के जो प्राइस है ना, रियल इस्टेट में किसी भी एसेट के, है ना, रियल एसेट हो चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, सभी के प्राइस जो है बढ़ जाएं। तो कह रहा है ऐसा जो काम हुआ था ना, उसके खिलाफ इन्होंने फ्लैगिंग भी की थी और बोला था कि ये गलत है, लंबे वक्त तक आपको ये नहीं करना चाहिए। कह रहा है कब हुआ है काम? इवन एज का मतलब होता है साइमल्टेनियसली ये काम भी हो रहा है। कह रहा है जबकि दूसरी तरफ इवन एज उन्होंने पॉजिट भी किया, सबके सामने ये भी रखा दैट वो ये कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, और किस में, मिटिगेट करने में, कम करने में, उस डिस्ट्रेस को, उस परेशानी को, एंग्जाइटी को इकॉनमी के अंदर जो अर्थव्यवस्था में है, कह रहा है वो था कथित तौर पे ना के बराबर, फार मोर मार्जिनल। मार्जिनल मतलब ना के बराबर, फार मोर मतलब और भी ज़्यादा। तो उन्होंने 2 चीज़ें बोली। कह रहा पहले तो जो तुम कर रहे हो ना, इससे बड़ा नुकसान कर रहे हो देश का, तुम्हें लग रहा है हम बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, लंबे वक्त तक जो तुमने किया है इससे हो रहा है नुकसान। दूसरा इन्होंने क्या बोला? कह रहा महंगाई तो तुम बढ़ा ही रहे हो, दूसरा तुम बन रहे हो पागल। कैसे बन रहे हो? जिस चक्कर में तुम ये कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से तो उस चीज़ पे इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। जिस तुम सोच रहे हो कि डिस्ट्रेस को कम करेंगे, एंग्जाइटी कम होगी अर्थव्यवस्था में, है ना, व्यापारों को पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा, कह रहा है मेरे हिसाब से तो मार्जिनल ना के बराबर इसका जो है इम्पैक्ट होने वाला है। ऐसे ही कर रहे हो तुम बिना बात। समझ गए? ये जयंत वर्मा का कहना है। प्रोफेसर साहब की वर्ब है हैड फ्लैग्ड, मॉनेटरी एकोमोडेशन की वर्ब है पोज। स्टिमुलेट करना मतलब इंसाइट करना, इनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। ही की वर्ब है पॉजिट। पॉजिट आप जानते हैं, सबके सामने रखना, पुट फॉरवर्ड करना।
इवन एज बताता है दो साइमल्टेनियस एक्शंस को जब दो चीज़ें एक साथ हो रही हों। इम्पैक्ट की वर्ब है वॉज। आर्ग्यूबली मतलब जिसको कथित तौर पे कहा जा सके या जिस पे आर्गुमेंट होकर के प्रूव किया जा सके। जैसे मैं आपको बोल दूं तेंदुलकर इज़ आर्ग्यूबली द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो अगर अपने आर्गुमेंट करें तो मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूं कि तेंदुलकर कैसे बेस्ट जो है बैट्समैन है। तो आर्ग्यूबली का मतलब यही होता है किसी चीज़ को लॉजिकली आप बता सको। मिटिगेट करना मतलब कम करना, एमिलिएट करना, पैसिफाई करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है एंग्जाइटी, हार्डशिप, परेशानी। लंबा है ना सेंटेंस, कोई बात नहीं, चलो अब समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ये फार मोर वाला कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट से। कंपैरेटिव डिग्री के आगे कभी भी मोर, वेरी या सो को यूज़ ना करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको लगा स्टॉक मार्केट्स आर मोर रिस्कियर देन यू थिंक, स्टॉक मार्केट्स ज़्यादा रिस्कियर है जितना तुम सोचते हो। जैसे एक मार्केट है स्टॉक की, दूसरी मार्केट है म्यूचुअल फंड की, तीसरी मार्केट है ज़मीन वाली, रियल एस्टेट वाली। आपने बोला यार म्यूचुअल फंड जो है रियल एस्टेट से ज़्यादा रिस्की हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट तो है और भी ज़्यादा रिस्की है, उससे भी ज़्यादा। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में भी कंपैरिजन करना हो तो मोर नाम का वर्ड कंपैरेटिव डिग्री के आगे ना लगाएं। रिस्की, रिस्कियर और रिस्कीएस्ट। अब क्या करें भाई, कंपैरिजन तो करना है, तो करने का तरीका है आप यहाँ पे मच या फार को यूज़ करें। आप लिख दें मच या फार रिस्कियर देन यू थिंक। समझ गए ना। कंपैरेटिव डिग्री को अगर एडवर्ब दोगे तो मच या फार दोगे, मोर, वेरी या सो को ना लिख करके आना। वैसे ही दिस हाउस इज़ मोर बेटर देन कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन। आपने दो घर देखे, पहला कंपनी वाला, फिर एक दूसरा किराए वाला। किराए वाला आपको अच्छा लगा, फिर उस किराए वाले के बाजू में एक और घर खड़ा था, वो जो है ना और भी ज़्यादा अच्छा लगा आपको, तो आपने बोला ये वाला घर तो और भी ज़्यादा अच्छा है, मोर बेटर है। अब मोर को नहीं लगा सकते यहाँ पे, आप यूज़ करें यहाँ पे मच बेटर या फार बेटर। ठीक है, मच या फार। अब यही काम सुपरलेटिव डिग्री में भी होता है, समझा देता हूँ मैं। स्टॉक मार्केट्स आर द मोस्ट रिस्कीएस्ट। मैंने बोला यार म्यूचुअल फंड मार्केट सबसे रिस्की होती है, आपने बोला नहीं नहीं रियल एस्टेट मार्केट सबसे रिस्की होती है। एक तीसरा भाई आया, वो बोला अरे यार स्टॉक मार्केट तो वो सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट होती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मोस्ट भी नहीं लगा सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो क्या करो भाई आप यहाँ पे लिखो मच। ठीक है, और फार की जगह लिख दो बाय फार। समझ गए ना। मच द रिस्कीएस्ट ये भी ठीक है, बाय फार द रिस्कीएस्ट ये भी ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे मच या बाय फार, कंपैरेटिव डिग्री के आगे मच या फार। यहाँ पे बाय मत लगाना, यहाँ पे बाय लगेगा। वैसे दिस हाउस इज़ द मोस्ट बेस्ट, ये सबसे अच्छा घर है, तो ठीक है होगा, लेकिन लिखो इज़ बाय फार द बेस्ट और मच द बेस्ट। ठीक है ना, द हमेशा इनके बाद आता है, मच द बेस्ट या बाय फार द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे आज को क्विज मिलेगा आपको आज का। कह द MPEC's ऑन करंट इन्फ्लेशन आउटलुक इज अ मिक्स्ड बैग। कह रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का खुद का जो करंट इन्फ्लेशन आउटलुक है, महंगाई का जो भी आउटलुक है, आगे का अंदाज है, वो एक ही मिक्स्ड बैग है। मिक्स्ड बैग का मतलब क्या है, आधे वाले तो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आधे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो सदस्य हैं वो बोल रहे हैं इन्फ्लेशन घटेगा या इतना ही बना रहेगा, तो ये मिक्स्ड बैग है। अब देखो कैसे पता लगा। कह रहा द प्रोजेक्शन फॉर एवरेज इन्फ्लेशन फॉर फुल फिस्कल ईयर हैज़ बिन कट बाय 40 basis points to 5.3%. Even as the committee stresses that with core inflation persisting at an elevated level, the central states would need to further ameliorate supply side and cost pressures, including through calibrated cuts in indirect taxes on petrol and diesel, so as to address the issue of very high pump prices. तो कमेटी ने दो बातें कर दी अलग अलग। एक तरफ तो बोला सब कुछ कंट्रोल में है, दूसरी तरफ सरकार को बोला कुछ करो नहीं तो चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी, है ना। दो चीज़ें अलग अलग बोली। कैसे कह रहे, जो प्रोजेक्शन है ना, जो अंदाज है, प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोस्टिकेशन है, प्रिडिक्शन है, और किसका, एवरेज इन्फ्लेशन का पूरे साल के लिए, फुल फिस्कल ईयर के लिए। कह रहे इनकी जो प्रोजेक्शन थी, जो अंदाज था ना, वो कट कर दिया इन्होंने 40 basis point से 5.3% पे। पहले था 5.7, अब कर दिया 5.3। तो एक तरफ तो कह रहे हैं इन्फ्लेशन को इस साल हम कम मांग रहे हैं, हमारे हिसाब से कम रहेगा। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, इवन एज, वहीं साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ कमेटी स्ट्रेस कर गई इस चीज़ पे जोर देती है, दैट वो ये कि अगर कोर इन्फ्लेशन जो है, जो मेन हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, परसिस्ट करता है एलिवेटेड लेवल पे, कह रहा है इसके ऊंचे लेवल पे परसिस्ट करने, बने रहने के साथ ही, है ना, कोर इन्फ्लेशन के, स्टेट और सेंटर है ना, इनको ज़रूरत होगी कि ये और आगे एमिलिएट करें और आगे आसान बनाएं सप्लाई और कोस्ट साइड प्रेशर्स को, सप्लाई और कोस्ट में जो दबाव पड़ रहे हैं उनको। और कैसे, कह रहे हैं जिसमें शामिल है कैलिब्रेटेड कट्स। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है नपे तुले, नपे तुले नाप तोल के आप कट भी मारो,
इनडायरेक्ट टैक्स में, अप्रत्यक्ष कर में जो होता है पेट्रोल और डीजल में। और करना क्यों है ये करना है इस मकसद से सो एज टू कि आप एड्रेस कर पाएँ जो इशू है बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए पंप प्राइसेस का, ऐसे प्राइसेस का जिस पे आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता है। तो समझ गए, एक तरफ तो पब्लिक को क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन कम रहेगा हमारे हिसाब से, दूसरी तरफ सरकार को बोल रहे हैं अगर इन्फ्लेशन इतना ही बना रहा जो हम बता रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आप जो है ना पेट्रोल और इसके डीजल के दाम घटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दो। अगर नहीं किया तो इस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो दो बातें बोल रहे हैं, इसलिए मिक्स्ड बैग है। कहानी की तरह बैठा दिमाग में। प्रोजेक्शन की वर्ब है हैज़ बीन कट, कमेटी की वर्ब है स्ट्रेसेस, सेंटर एंड स्टेट्स की वर्ब है वुड नीड्स। बाकी के वर्ड्स देख लो, एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ, हाई या हाइटेंड है ना, इंक्रीज्ड, परसिस्टिंग मतलब बना रहना, कंटिन्यू करना, मेंटेन रहना, कोर मतलब मेन, फर्दर और फार्दर आप जानते हैं, फर्दर और फार्दर आप जानते हैं। चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, यहाँ पे फार्दर यूज़ कर लेते तो क्यों गलत हो जाता? फर्दर का मतलब भी और आगे, फार्दर का मतलब भी और आगे, लेकिन फार्दर क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं? कई बार कर चुके हैं कॉन्सेप्ट, सभी को आना चाहिए। डालो कमेंट्स में, जिनको याद है ज़रूर से आना चाहिए आपको, है ना। कैलिब्रेटेड मतलब नपा तुला, एडजस्टमेंट, फाइन ट्यून करने वाला, है ना, कैलिब्रेटेड। चलो ये सो एज टू आप देख चुके हो ना, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू और विद अ व्यू टू, सब के सब बताते हैं किस मकसद से किस काम को आप कर रहे हैं। समझ गए ना। हम वहाँ पे गए शॉपिंग करने, वी वेंट देयर सो एज टू शॉप। तो ये सो एज टू और इन ऑर्डर टू ये सारे के सारे किसी मकसद को बताते हैं। लेकिन ये एक खासियत है, इनके बाद में बेस फॉर्म लगाना वर्ब की, इनके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगाना, लेकिन विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी तीनों के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आती है, जो विद अ व्यू टू के बाद में जीरेंड आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ़र्क इसमें इतना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफिकल्टी इट फेसेस इन कंटेनिंग प्राइस प्रेशर्स even as it keeps interest rates at growth supportive lows. The monetary policy reiterated its plea for fiscal authorities to step in and help contain inflationary pressures, especially the pass-through impact of elevated transportation cost. अब बता रहे हैं ये जो है ना, ये जो सारी बात कर रहे हैं इसका हमें छोटा सा साइन भी देखने को मिल रहा है जो डबल बात कर रहे हैं। कह रहा है एक्नॉलेजमेंट के अंदर, मान लेने के अंदर, और किस चीज़ को, इसी डिफ़िकल्टी को, इसी परेशानी को जिसको ये कमेटी फेस करती है, और किस चीज़ में, कंटेन करने में, रेन इन करने में, कंट्रोल करने में प्राइस के प्रेशर्स को, दाम के जो है, पैसे के जो है प्रेशर को। कह रहा है ऐसे एक्नॉलेजमेंट के अंदर, ऐसे एक मान लेने के अंदर, कह रहा है इवन एज, यहाँ तक कि जबकि दूसरी तरफ ये कीप करता है, बनाए रखता है इंटरेस्ट रेट को ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले लो लेवल पे। तो इंटरेस्ट रेट को बहुत कम रखा हुआ है ताकि ग्रोथ बढ़ती रहे, चाहे महंगाई भी बढ़ती रहे। कह रहा है इधर एक्नॉलेज भी कर दिया, इस बात को मान भी लिया कि हमसे नहीं हो पा रहा, और इधर जो है इंटरेस्ट रेट को भी कम रखा हुआ है कि चलो महंगाई बढ़ती रहे। कह रहे दोनों चीज़ें करके ना, कह रहे मॉनेटरी पैनल ने रिआइट्रेट कर दिया है, रिपीट कर दिया है इसकी उस प्ली को, रिक्वेस्ट को, जो फिस्कल अथॉरिटीज़ के लिए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, कि वो स्टेप इन करे, इंटरवीन करे, है ना, दखल अंदाजी करे और हेल्प करे कंटेन करने में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को। और कह रहे खास करके कौन सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, खास करके कौन सा महंगाई का दबाव, जो पास थ्रू इम्पैक्ट से आता है, जो आगे पेनिट्रेट करने वाले इम्पैक्ट से आता है, बढ़े हुए एलिवेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के। पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ी हुई है, जो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है उसकी कॉस्ट भी बढ़ी हुई है। तो इस तरह से पास थ्रू इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। तो एक तरफ ये कह रहे हैं हम मानते हैं हमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना, हम इन्फ्लेशन को नहीं रोक पा रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट को भी कम रख रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ने दे रहे हैं, और साथ साथ में हाथ जोड़ के बोल रहे हैं वित्त मंत्रालय को कि आप कुछ करो, थोड़ी सी कीमत घटा दो, अगर घटा दोगे तो ये पास थ्रू जो है इम्पैक्ट नहीं आएगा, इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाएगा। समझ गए। इट की वर्ब है फेसिस, इट की वर्ब है कीप्स, पैनल की वर्ब है रीआइट्रेट, रीआइट्रेट, रीस्टेट, रिपीट, किसी चीज़ को दोहराना, प्ली मतलब रिक्वेस्ट, स्टेप इन करना मतलब दखल अंदाजी करना, पास थ्रू मतलब पेनिट्रेट करने वाला। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है पेनिट्रेट करके आपकी सब्जियों की कॉस्ट में चली गई, है ना, पास थ्रू कर गई। एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ, हाइटेंड। मैं मानता हूँ इस तरह के आर्टिकल पढ़ने मुश्किल होते हैं, लेकिन नहीं होते यार। आपको थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी आती हो, थोड़ा सा आपका बेसिक ग्रामर अच्छा हो, रीडिंग की आपकी स्किल्स अच्छी हों, तो ये आर्टिकल पढ़ने में तो मज़ा आता है। ये आर्टिकल 2.5 मिनट का था, अगर आप सही से प्रिपेयर करके बैठे हो ना, 2 से 2.5 मिनट में अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। चलिए बढ़े आगे।
जिन लोगों को अभी भी दिक्कत है, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही है, एडिटोरियल को भी रोक दो, इस प्लेलिस्ट पे जाओ, होम पेज पे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसको पूरा कर लो 15 से 20 दिनों में, फिर आपको ये सेंटेंस समझ में आने लगेंगे काफ़ी हद तक, ठीक है ना। पेड नहीं है, फ्री प्लेलिस्ट है, कंटेंट पेड वाला ही है। यही कंटेंट मैं भी किसी ऐप पे जाकर के 3-4 हज़ार रुपये में आपको ऑफर कर सकता था, लेकिन मेरी चॉइस है कि फ्री में दूं ताकि आप सब लोग सीखें। तो सीखने के लिए मिला है तो इसका फ़ायदा उठाना, ठीक है ना। चलो, करेक्ट। गवर्नर शक्तिकांत दास tacitly considered that the time had come to wind down the pandemic era liquidity support as he announced the suspension of the GSAP bond buying program and simultaneously outlined measures to drain out surplus liquidity from the banking system। अब बता रहा है आरबीआई के गवर्नर का क्या कहना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो ठीक है, जो मेन आदमी है उसका क्या कहना है। कह रहा है गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने भी चुपे चुपे कंसीड कर लिया, मान लिया, चुपे चुपे माना है ना, जोर से नहीं बोला उन्होंने। क्या मान लिया कि वक्त आ चुका है या वक्त आ चुका था, और किस चीज़ का, विंड डाउन करने का, डी इंटेंसिफाई करने का, कर्टेल करने का, रिड्यूस करने का। और किसको, पैंडमिक की एरा, पैंडमिक के युग में जो लिक्विडिटी सपोर्ट सरकार से दिया गया था, नकदी का जो सपोर्ट सरकार से मिला था, कह रहा है ऐसा उन्होंने भी चुपे चुपे मान लिया, जोर से नहीं बोला। कह रहा है जैसे ही, अब देखो उन्होंने कैसे माना, किस फॉर्म में, जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया सस्पेंशन को इस बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम के, और हाथों हाथ आउटलाइन भी कर दिया, ड्रॉ आउट भी कर दिया, बना दिया उन मेजर्स को, उन कदमों को जो है ड्रेन आउट करने के, बाहर निकालने के, ज़रूरत से ज़्यादा लिक्विडिटी को, नकदी को बैंकिंग सिस्टम में से। समझ गए ना। तो इन्होंने 2 ऐलान किए। पहला बोला कि ये बॉन्ड बाइंग स्कीम जो है हम ख़त्म कर रहे हैं, अब सरकार और पैसा लोगों को नहीं देगी जीसैप बॉन्ड के अंदर जिन्होंने खरीदा हुआ था, बाद में देगी जब सरकार के पास होगा। दूसरा इन्होंने बोला मैं ऐसे मेजर्स भी बना रहा हूँ कि बैंकिंग सिस्टम में से अनाप शनाप का जो पैसा है वो बाहर निकल जाए, अब जो है लोन थोड़े से महंगे हो जाए। ऐसा करके उन्होंने चुप्पी चुप्पी के अंदर मान लिया कि वक्त आ चुका है इन्फ्लेशन को कम करने का, है ना, ऐसा हुआ है। दास साहब की वो है कंसीडर्ड, टैसिटली मतलब चुपचाप, साइलेंटली, रेटिसेंटली, क्वाइटली, टाइम की वो है हैड कम। विंड डाउन करना मतलब किसी चीज़ को कर्टेल करना, रिड्यूस करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। ही इन्हीं के लिए आया, गवर्नर साहब के लिए। अनाउंस इसकी वर्ब है। दूसरी वर्ब है ही की आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है खाका बनाना, डिस्क्राइब करना, लेआउट बनाना, किसी चीज़ का, है ना, स्ट्रक्चर को बनाना। ड्रेन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। ड्रेनेज पाइप क्या होती है, पानी की निकासी वाली पाइप होती है। ड्रेन आउट मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना। इसको इरेडिकेट, गेट रिड ऑफ या डिस्पोज ऑफ भी बोलते हैं। गलती, क्लासिक एरर ये होती है, गेट रिड ऑफ का मतलब तो होता है निजात पाना, लेकिन ओ डबल एफ नहीं, ओ सिंगल एफ। और डिस्पोज ऑफ भी होता है निजात पाना सिंगल एफ के साथ। याद रखना इन दोनों को, है ना, डबल एफ नहीं, सिंगल एफ। चलिए आगे बढ़े। एक कॉन्सेप्ट ऊपर रह गया था ग्रामर का, वो मैं लास्ट में आपको करवा दूंगा क्योंकि क्विज में यूज़ होगा वो आज के। कह रहा है ही साइटेड द सीमिंगली स्ट्रेंथनिंग ग्रोथ इम्पल्सेस टू जस्टिफाई द आरबीआई डिसीजन। कह रहा है उन्होंने साइट किया, साइट का मतलब होता है हवाला देना। उन्होंने हवाला दिया जाहिर तौर पे स्ट्रेंथन होने वाले ग्रोथ इम्पल्सेस का। अब ये ग्रोथ इम्पल्सेस क्या होते हैं, देखो ग्रोथ यानी विकास, इम्पल्स मतलब झटके। तो कह रहा है हम देख रहे हैं कि विकास के झटके जो है ना, ग्रोथ के इम्पल्स जो है स्ट्रेंथन हो रहे हैं। हम हर रोज़ देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा विकास आगे होता जा रहा है ग्रोथ रेट में। तो इसका हवाला दिया किसके लिए भाई, आरबीआई के इस डिसीजन के लिए। कह रहा है कि अब तो हो रही है ना ग्रोथ, तो क्यों डालना और पैसा सिस्टम के अंदर से, बाहर निकालेंगे ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। ग्रोथ तो अपने आप हो रही है ना। ऐसा उन्होंने साइट किया। ही की वेबसाइट सीमिंगली मतलब जाहिर तौर पे। कह रहा है हियर अगेन द MPC's prognostication on growth is filled with uncertainties and caveats। कह रहा है ये ग्रोथ इम्पल्स की जो बात की है ना, यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ कर दी बात में। कह रहा है फिर एक बार यहाँ पे जो MPC का प्रोग्नोस्टिकेशन था, प्रोग्नोस्टिकेशन आप देख चुके हैं ना ऊपर, प्रोग्नोसिस और प्रोग्नोस्टिकेट एक ही बात है ना। प्रोग्नोस्टिकेट वर्ब है, इसका प्रोग्नोस्टिकेशन नाम का नाउन बनता है। दोनों का मतलब ये होता है किसी चीज़ का भविष्यवाणी करना। तो MPC की जो अंदाज है, जो भविष्यवाणी है ग्रोथ पे, वो भरी हुई है अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितताओं से, और कैवियाट से, रेस्ट्रिक्शन से। समझ गए ना। तो MPC जो बोलती है ना इतने % ग्रोथ होगी, फिर ये यूँ भी बोलती है स्टार लगा के, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये जो ग्रोथ इम्पल्स की बात कर रहे हैं ये भी पक्का नहीं है, अनसर्टेन है। प्रोग्नोस्टिकेशन की वर्ब है इज फिल्ड विद पैसिव वॉइस में। कैवियाट आप जानते हैं, वार्निंग, स्पेशल कंडीशन। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज विच कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 2/5 to economic output and were among the worst hit by the COVID restrictions still considerably lag their pre-pandemic levels। अब बता रहा है कैसे हुआ ये। कह रहे जो कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है ना,
ऐसी सर्विसेज जिसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, होटल है, रेस्टोरेंट है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, जिसमें कॉन्टैक्ट होगा ही होगा आपका। तो कह रहे हैं ये होटल वोटल इंडस्ट्री जो है ना, जो कंट्रीब्यूट करती हैं लगभग 2/5, जो कंट्रीब्यूट करती हैं लगभग 40%, और किसको, इकोनॉमिक आउटपुट को, हमारे आर्थिक उत्पाद को। कह रहा है ये थी ना अच्छा क्या थी, ये थी उनमें से जो सबसे वर्स्ट स्टेट हैं, जो सबसे ज़्यादा चोट खाई हुई हैं कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के द्वारा, और ये आज भी कंसीडरेबली लैग कर रही हैं, आज भी बहुत बड़े तौर पे पिछड़ी हुई हैं। लैग करना मतलब पिछड़ना उनके प्री पैंडेमिक लेवल से, समझ गए। तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो है आज भी अच्छे से शुरू नहीं हुई हैं, आज भी होटल्स में, एयरलाइंस में आपको ज़्यादा कस्टमर नहीं दिखेंगे। सर्विसेज की 2 वर्ब्स हैं, वर और लैग। लैग का मतलब होता है पिछड़ना। अच्छा, ये अमंग प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द वर्स्ट इट, विच की वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट, विच आया इसी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज के लिए। 2/5 ये आप जानते हैं, जब यहाँ पे 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, शुरू में 1 की जगह कुछ भी लग जाए, तो बाद वाले जो पोर्शन है उसके बाद में आपको एस लगाना होता है। मान लो यहाँ 1 लिखा होता है ना, तो ये एस को नहीं लगाते, आप 1/5 लिखते। लेकिन 1 के अलावा यहाँ शुरू में कुछ भी आ जाए तो इस पोर्शन के अंदर आपको लास्ट में, प्रोपोर्शन के लास्ट में एस आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टिल नोवेयर नियर सपोर्टिंग अ रीबाउंड इन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड मोस्ट क्रूशली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट हैज सो फार बीन अ मेजर टेलविंड थ्रू कैपिटल इनफ्लोज एंड द डिमांड फॉर कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्निंग मोर अनसर्टेन। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव तो हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो अभी भी कहीं भी नोवेयर नियर नहीं है, कहीं भी नज़दीक नहीं है सपोर्ट करने के एक रिकवरी को, रिबाउंड को इन्वेस्टमेंट डिमांड में। तो आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की डिमांड कभी कहीं भी आसपास नहीं आई है जितनी पहले हुआ करती थी। और कह रहा है उससे भी ज़्यादा क्रूशली, उससे भी ज़्यादा गंभीर बात ये है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, कहाँ से, देश के बाहर का। कह रहा है जो अभी तक एक मेजर टेल विंड रहा है, मेजर सपोर्ट का कारण रहा है। टेल विंड मतलब समथिंग दैट सपोर्ट्स यू, इस वर्ड को मैं भी तोड़ के बताऊंगा। तो कह रहा है अभी तक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था ना जिसने हमें सपोर्ट किया है, और किसके जरिए, कैपिटल इनफ्लोज के जरिए, विदेशी इन्वेस्टमेंट के जरिए। कैपिटल हमारे देश में इनफ्लो कर रही है, विदेश से आ रही है, और डिमांड के जरिए कंट्री के गुड और सर्विसेज की। कह रहा है ये एक्सपोर्ट और कैपिटल इनफ्लोज के जरिए जो ये रहा है ना अभी तक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कह रहा है ये भी टर्न हो रहा है मोर अनसर्टेन, ये भी बनता जा रहा है और ज़्यादा अनिश्चित। तो हमारी डिमांड की जो प्रोडिक्शन है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं, है ना। प्रोग्नोस्टिकेशन जो है अपने आप में मिक्स्ड बैग है, समझ गए। सेक्टर की वर्ब है मैन्युफैक्चरिंग की इज़, नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं, रिबाउंड मतलब रिकवरी, है ना, रिवाइवल, क्रूशली मतलब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट की वर्ब है इज़ टर्निंग, दैट की वर्ब है हैज़ सो फार बीन, इनफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट, है ना, किसी चीज़ की आवक। चलिए टेल विंड क्या होता है, टेल मतलब पूंछ, हेड मतलब सर, 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश में, टेल विंड्स और हेड विंड, ठीक है ना। देखो हवाई जहाज़ की टेल में अगर विंड आएगी, उड़ते हुए हवाई जहाज़ की पूंछ में अगर हवा आएगी तो हवाई जहाज़ तेज़ दौड़ेगा। लेकिन अगर हवाई जहाज़ के सर पे हवा पड़ेगी सामने से तो हवाई जहाज़ की प्लेन की रफ्तार जो है कम हो जाएगी। टेल विंड हर वो चीज़ है जो आपकी रफ्तार को तेज़ करती है, समथिंग दैट सपोर्ट्स यू, योर सपोर्टर्स आर कॉल्ड योर टेल विंड्स। और हेड विंड हर वो चीज़ है जो आपकी रफ्तार को कम करती है, योर अपोजर्स, समझ गए ना। फेवरेबल कंडीशन कहलाती है टेल विंड्स, अनफेवरेबल कंडीशंस कहलाती है, क्या कहलाती है, आपकी हेड विंड्स, अपोजर, ठीक है ना। चलो तो याद रखना है दोनों वर्ड्स को, ये एक दूसरे के एंटोनिम है। आज के क्विज में यूज़ करूंगा इसी कॉन्सेप्ट को, टेल विंड और हेड विंड के बीच का फ़र्क क्या होता है। कह रहा विद ग्रोइंग साइंस दैट सम मेजर एडवांस इकोनॉमीज आर गेयरिंग फॉर एन इमिनेंट नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, द एल्बो रूम फॉर RBI टू स्टे एकोमोडेटिव इज नर्विंग शार्पली। कह रहे इस चीज़ के साथ ही, किस चीज़ के भाई, बढ़ते हुए चीनों के निशानों के, एक साइंस के, दैट वो ये कि कई बड़ी बड़ी एडवांस इकोनॉमियाँ, है ना, गियर कर रही हैं, गियर फॉर कर रही हैं। गियर फॉर करने वाला होता है रेडी होना, तैयार हो रही हैं, और किसके लिए, अभी अप्रोच करते हुए इमिनेंट अनअवॉइडेबल नॉर्मलाइजेशन के लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो दुनिया की कई एडवांस इकोनॉमीज जो है ना, वो भारत जैसी मॉनेटरी पॉलिसी अभी तक बना के बैठी थी, लेकिन वो फिर से नॉर्मल वाली मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएंगी पहले की तरह की। कह रहे इस चीज़ को देखते ही हुआ क्या, कह रहे जो एल्बो रूम है, जो गुंजाइश है, जो फ्रीडम है, और किसके लिए, RBI के लिए, कि वो अभी भी एकोमोडेटिव स्टे करे, अभी भी वो अपनी पॉलिसी को एकोमोडेटिव बना करके रखे, एडजस्टमेंट वाला। कह रहा है ये एल्बो रूम नैरो होता जा रहा है बहुत तेज़ी से, ये गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। जब सारी दुनिया कर रही है इस मॉनेटरी पॉलिसी को ख़त्म कर रही है, महंगाई को कंट्रोल में ला रही है, तो RBI के पास भी अब ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है, RBI को भी लाना ही पड़ेगा। मेजर इकोनॉमीज़ की वो आर गेयरिंग फॉर, गियर फॉर करना मतलब तैयार होना, इमिनेंट मतलब जो अब अप्रोच कर रहा हो, सर पे मंडरा रहा हो,
एल्बो रूम मतलब आपकी फ्रीडम, इसको लीवे या फ्रीडम भी बोलते हैं ना, एल्बो रूम योर लीवे या स्कोप या फ्रीडम। इज नैरोइंग इसकी वर्ब है, नैरो का मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज प्रोफेसर वर्मा हैज़ नोटेड इन हिज डिसेंट, monetary policies face the danger of failing to fulfill the MPC's primary mandate of anchoring inflation expectations firmly around the 4% target। अब ये जो प्रोफेसर वर्मा है ना, इन्होंने एक रिमार्क भी बनाया, ये खाली बोलते नहीं है, ये लिख करके भी गए हैं। कह रहा है जैसा प्रोफेसर साहब ने नोट किया है अपनी डिसेंट में, अपने डिसएग्रीमेंट की स्टेटमेंट में, क्या नोट किया भाई, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, मॉनेटरी अथॉरिटी जो है, आरबीआई जो है, वो फेस कर रही है एक डेंजर को, एक खतरे को, जो है नाकामयाब रहने का, फुलफिल करने को, उस एमपीसी के प्राइमरी मैंडेट को, प्राइमरी टास्क को। आपका मैंडेट होता है आपका टास्क, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। तो कह रहे इन्होंने ये लिखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अथॉरिटी जो है, वो एक नाकामयाबी को फेस करने को, डेंजर को फेस कर रही हैं, उनके प्राइमरी टास्क को फुलफिल ना कर पाने की नाकामयाबी। अब ये प्राइमरी टास्क क्या था, ये था एंकर करने का, फिक्स रखने का इन्फ्लेशन की आशाओं को, और कहाँ तक, लगभग 4% के टारगेट पे। वर्मा साहब का यही कहना है भाई, आपको 4% इन्फ्लेशन रखने के लिए ही बनाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी वालों को, है ना। तो 4% इन्फ्लेशन का टारगेट आप फॉलो करो, ये 5.5-6% कुछ नहीं है, ये बाद में देखा जाएगा, है ना। जो काम आपको मिला है ना, आपको उसको करना चाहिए। वर्मा साहब की वर्ब है हैड नोटेड, अथॉरिटीज़ की वर्ब है फेस, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मैंडेट मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिली है, एंकर करना मतलब किसी चीज़ को फिक्स्ड या स्टेबल रखना, जैसे जहाज़ की पाल रखती है ना। ये पाल क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मुझे याद नहीं है ना, कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में। चलो आ जाओ। कह रहा है अ फेलियर दैट वुड हर्ट सेवर्स द मोस्ट एंड रिस्क्स डीरेलिंग ए कंजम्पशन लेड रिवाइवल। कह रहा है ये एक ऐसा फेलियर है जो हर्ट करेगा सेवर्स को, जो नुकसान पहुंचाएगा सेविंग करने वालों को सबसे ज़्यादा, और ये रिस्क भी करता है डिरेल करने को, पटरी से उतारने को, कंजम्पशन लेड रिवाइवल को, ऐसी रिकवरी को जो कंजम्पशन के जरिए रिवाइव हो रही है, जो हमारे पैसा खर्चने की वजह से सरकार जो है अर्थव्यवस्था को खड़ा कर रही है। समझ गए। दैट की वर्ब है वुड हर्ट और वुड रिस्क, है ना। पहली वर्ब है वुड हर्ट और दैट की दूसरी वर्ब है रिस्क, ठीक है ना। डिरेल करना मतलब पटरी से उतारना। रिस्क नाम की वर्ब के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी है, आप सभी से सवाल कर लेता हूँ मैं। रिस्क के बाद में डिरेलिंग क्यों लिखा है, टू डिरेल क्यों नहीं लिखा हुआ। चलो यही कॉन्सेप्ट ऊपर रह गया था, यहाँ बता देता हूँ। बहुत सारी वर्ब्स अपने बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेती हैं। अगर वर्ब दोगे तो उनके बाद में जीरेंट फॉर्म में ही आएगी। कंसीडर, प्रैक्टिस, डिनाई, रिस्क, एडमिट, स्पेंड टाइम, माइंड, डोंट माइंड, रिपोर्ट, और 2 एडजेक्टिव हैं बिजी और वर्थ, ठीक है ना। इनके बाद में यूज़ करें तो वर्ब करें आईएनजी फॉर्म में। एडमिट के बाद में टू भी आ जाता है, एडमिट टू डूइंग दैट, एडमिट डूइंग दैट, है ना। एडमिट और जीरेंट के बीच में वर्ब के आईएनजी फॉर्म में टू भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनल होता है आपका। चलिए सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं, फटाफट से क्विज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका आज का क्विज़ है, 5 क्वेश्चंस हैं। जो आपको अभी सिखाया है वही यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले एडवर्ब को लगाओगे, कैसे आप वर्थ के बाद में किस तरह के वर्ब को यूज़ करोगे, वर्थ, बिजी, एडमिट, प्रैक्टिस, है ना। अच्छा, फाइंड समवन इन अ, यहाँ पे एक आपका वोकैब का क्वेश्चन है, बाइंड, रिबाउंड, टैसीटर्न या डेमर, क्या लगाओगे। चौथे में बताना है आपको कैसे पोर्शंस यूज़ होते हैं, कैसे रेशो यूज़ होते हैं, ना, कब ऐसा लगाते हैं पीछे और कब नहीं लगाते हैं। और 5वें में आपको हेड विंड, टेल विंड, प्रोनोस्टिकेशन, विंड डाउन, इन चारों में फ़र्क बताना है ना। तो 5वां भी वोकैब का क्वेश्चन है। ये क्विज़ मैं आपको कल सॉल्व करवाऊंगा। आज इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसके आंसर्स को डाल रहा हूँ, आंसर्स को चेक कर लो, अपना स्कोर मुझे बताना। जल्दी से मैं आपको कल वाला क्विज़ भी सॉल्व करवा देता हूँ। जो लोग लेट हो रहे हैं, वीडियो लंबी लग रही है, यहाँ पे अब जो है वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। जिन्होंने क्विज़ दिया था वो फटाफट देख लो कैसे आप इसको करोगे। द पुलिस सीकिंग द फ्यूजिटिव गैंग मेंबर्स रीच्ड अ शॉपिंग मॉल where several shopkeepers had reported to have seen a middle-aged man resembling या looking similar the gang leader। पुलिस वाले जो सीख कर रहे थे, ढूंढ रहे थे फ्यूजिटिव गैंग मेंबर्स को, इन भगोड़े गैंग के मेंबर्स को, रीच कर गए। वो एक शॉपिंग मॉल में पहुंच गए, एक शॉपिंग मॉल में जहाँ पे कई सारे दुकानदारों ने रिपोर्ट किया था कि वो देख चुके हैं एक मिडल एज्ड मैन को, 40 से 50 साल की उम्र के आदमी को, जो कि इस तरह का था उस गैंग मेंबर से, गैंग के लीडर से। अब बताओ कैसा होगा। रिसेंबल और सिमिलर का मतलब होता है वैसा ही दिखाई देना। आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव बनेगा पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो वाला मैन जो दिखाई देता है ना, दिखाई देने वाला है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी यहाँ।
तो या तो रिसेंबलिंग टू होगा या लुकिंग सिमिलर होगा या रिसेंबलिंग होगा। याद क्या रखना है, रिसेंबल के बाद में कभी भी टू नहीं आता और सिमिलर के बाद में हमेशा टू आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल करवाया था ना, रिसेंबल के बाद में टू नहीं आता, सिमिलर के बाद आता है, सर्च के बाद में 4 आता है, लेकिन सीक के बाद में 4 नहीं आता। तो वो सब 14 वर्ब्स के जोड़े आपको मैंने कल की वीडियो में स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, वहीं से देखना। तो यहाँ पे रिसेंबलिंग के बाद में टू नहीं लगा सकते हैं, सी आपका आंसर है, ऐसे बन जाएगा। रिसेंबलिंग टू गलत है और सिमिलर बिना टू के गलत है। चलो, कह रहा वन ऑफ द शॉप ओनर्स क्लेम्ड दैट द मैन हैड बॉट सेवरल नाइफ्स फ्रॉम हिज शॉप एंड पेड डैश। एक शॉपकीपर ने क्लेम किया कि आदमी ने बहुत सारे चक्कुओं को खरीदा था उसकी दुकान से और सारा पैसा पे किया इस जरिए। कैसे किया भाई, कैश में किया, क्रेडिट कार्ड से किया, डेबिट कार्ड से किया या कैश में किया। याद रखें, क्रेडिट डेबिट कार्ड से पहले हमेशा बाय लगता है। कोई भी पेमेंट मेथड हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड, NEFT, RTGS, UPI, है ना, उससे पहले क्या लगता है, बाय लगता है। लेकिन कैश से पहले हमेशा इन लगता है। तो इन कैश, ठीक है ना, यहाँ पे बाय लगाते तो ठीक हो जाता, यहाँ पे बाय लगाते तो ये भी ठीक हो जाता। कह रहा द गैंग इज अलेज्ड टू हैव एक्सटॉर्टेड केडियास, अ फेमस बिजनेस फैमिली ऑफ द सिटी, हु हैव या हैव बीन, हैज या हैज बीन फाइल्ड सेवरल FIRs अगेंस्ट द गैंग। कह रहा गैंग जो है अलेज्ड है कि उसने एक्सटॉर्ट किया है, उसने फिरौती मांगी है केडियास से, द केडियास, जो कि एक बिजनेस फैमिली है सिटी की और जिन्होंने फाइल किया है बहुत सारी FIRs को। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी, ध्यान से समझना। द प्लस में सरनेम पीछे एस लगे तो वो बन जाता है कॉमन प्लूरल नाउन, वो पूरी फैमिली को बताता है। केडियास, अंबानीज, टाटास, इसका मतलब है ये सब के सब लोग जो हैं प्लूरल के अंदर ट्रीट होंगे। तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, हु के हिसाब से यहाँ लगना चाहिए हैव, हु हैव बिन नहीं आ सकता, हैव बिन तो यहाँ पैसिव बन जाएगा, हैव बिन नहीं, हैव फाइल्ड, है ना। तो यहाँ पे हैव फाइल्ड लिखूंगा ताकि इन्होंने जो है FIR को फाइल किया मैं बता सकूं। अब आपकी कन्फ्यूजन ये है बीच में, सर ये कैसे आ गया, अरे फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है भाई, फैमिली है, टीम है, हर्ड है, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। जब फैमिली, टीम, कपल, हर्ड के अंदर आप इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हो तब आप उनको प्लूरल वर्ब देते हो, है ना। फैमिली आर फाइटिंग, इसका मतलब क्या है, फैमिली वाले फाइट कर रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब ही तो देनी थी, यहाँ दे दी ना हमने प्लूरल वर्ब। तो हु हैव फाइल्ड सेवरल FIRs, है ना। केडियास देख करके भी आपको पता लग जाना चाहिए था, सर बात कर रहे हैं कॉमन प्लूरल नाउन की, द लगा के सरनेम लग गया है, कल की क्लास में हमने सीखा था। लास्ट क्वेश्चन है, कह डैश रजिस्टर्ड द FIR, द पुलिस हैव प्लेस्ड अ बाउंटी ऑफ ₹1 लाख ऑन द हेड ऑफ ईच गैंग मेंबर। एक FIR के रजिस्टर होने के बाद या कर देने के बाद पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है, बाउंड्री रखा है सर पे हर गैंग मेंबर के। देखो यहाँ पे पार्टिसिपल चाहिए, पार्टिसिपल का डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट है यहाँ पे पुलिस, तो पुलिस को आपको यहाँ सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस पार्टिसिपल का। अब पुलिस FIR को रजिस्टर करेगी या पुलिस जो है FIR से रजिस्टर होगी, अरे पुलिस करेगी भाई, आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस FIR को रजिस्टर करती है ना, आप करवाते हो। कहने का मतलब क्या है, पुलिस यहाँ पे रजिस्टर पैसिव नहीं एक्टिव पार्टिसिपल के जरिए करेगी। तो यहाँ पे आप हैविंग बिन नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे हैविंग, समझ गए ना। हैविंग क्यों लिखा है, हैविंग रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर कर चुकने के बाद, पुलिस होना रजिस्टर हुई है, हैविंग बिन रजिस्टर्ड द FIR ऐसे थोड़े ना हुआ है। पार्टिसिपल चाहिए आपको, पार्टिसिपल सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर है, एक्शन का डूअर है तो पार्टिसिपल एक्टिव होगा तो हैविंग रजिस्टर्ड द FIR, ना कि हैविंग बिन रजिस्टर्ड द FIR। चलिए इसी तरह से कल वाला क्विज भी आपको मिल जाएगा, एक लाइक और शेयर देना वीडियो को। अंटिल देन साइनिंग आउट।